میں کنٹریکٹر ہوں آندھرا پردیش، اور اب جو جدید تلنگانہ فارم ہوا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں سپلائی دیتا ہوں، اور میں بہت آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں جو آپ لوگوں نے یہاں میرے عزت افزائی کی ہے۔ آج کی یہ محفل ادب تھی مثل ماہتاب، آج کی یہ بزم ادب تھی مثل ماہتاب، جس میں میری ہستی تھی مانند حباب۔ یہ خود میرا شعر ہے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو، بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو، چنا تم ہو، میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، یہ کہنے بھر کی نسبت ہے، کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو، بہارے جاں فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو۔ سبحان اللہ سبحان ماشاءاللہ آواز کافی ہے، ضرورت نہیں ہے مائک کی۔ دیا نا آپ لاجب منہ کے سامنے بتا دیے تو کیا کرو۔ ارشاد کا سر ارشاد۔ نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے، نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے، بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال۔ واہ صاحب واہ، واہ خضر صاحب واہ واہ۔ سلیم بھائی آپ کی صحبت کا اثر ہوتے جا رہا ہے۔ آج کی محفل کے مہمان خصوصی ڈاکٹر نعیم محمود صاحب، مہمانان اعزازی محترم جناب محمد یاسین صاحب اور جناب امین الحق صاحب، داعیہ مجلس مرزا سلیم بیگ صاحب، گزار محفل، اور خاص طور پہ صاحب خانہ کو بھی میں مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ بارش میں انہوں نے پناہ دی ہے اور اس محفل کا انعقاد کا بہت موقع فراہم کیا ہے۔
आज की इस महफिल पे बहैसियत सदर तबसरा करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि बात कहाँ से शुरू करूँ, क्यों कर कहूँ और क्या कहूँ। सबसे पहले तो मैं दाई मजलिस जनाब सलीम बेग सलीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने रियाद के कृष्णगाने शेर व सुखन को अल आतश का एक जाम आज पिलाया है, और साथ ही साथ मैं मुझ जैसे नाचीज़ को भी आज की इस महफिल की सदारत का एजाज़ किया। वैसे तो आज की ये महफिल संजीदा भी रही और मिजाह से भरपूर भी रही, लेकिन शेर व अदब की महफिल का इनेकाद दरअसल ज़हन व फिक्र की तामीर की एक बुनियाद भी हो सकता है और होता है। ऐसे महफिल के इनेकाद के ज़रिए तफन्नुन तबाह पैदा होता है और समाज में एक फिक्र का अहिया भी हो सकता है। तो इस लिहाज से मैं आज के दाई मजलिस को मुबारकबाद भी देता हूँ, और एक बात मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि आज का इन्होंने जो मैच रखा है 3 प्लेयरों से क्रिकेट की जीत बताने की कोशिश की है, और दूसरी अहम जो आज उन्होंने जिद्दत की है, जिस पे मैं सोच रहा था कि ये जो जिद्दत है ये किस कदर कामयाब हो सकती है। इन्होंने जिस हिम्मत का मुजाहरा करके मुशायरे से कबल तनावुल ताम का इंतज़ाम कर लिया, और माशाल्लाह इनकी ये जिद्दत मुझे ऐसा लगती है कि कामयाब हुई है। लेकिन बदकिस्मती से एक मरतबा हम तो 300 आदमी को मदऊ किए, मुशायरे का एहतमाम किए थे। हमने सोचा बहुत सारे ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं, शुगेरियंस है, पहले खाना खिला दो ताकि मुशायरा बाद में शुरू हो। जब खाना ख़त्म हुआ, मुशायरा जब शुरू हो रहा था, 300 सामीन में सिर्फ 23 बाकी। तो जब से हमने ये तहिया कर लिया कि चाहे ज़ियाबतीस के आओ या कोई आओ, मुशायरे के बाद ही खाना खाना। बहरहाल आज आपको इतने अच्छे सामीन मिले हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ सामीन का। अच्छा सुनने वाले। दूसरी बात, अभी डॉक्टर साहब से गुफ्तगू हो रही थी यहाँ पर, तो कह रहे थे कि बेशतर हजरात यहाँ महकमे तिब से ताल्लुक़ रखते हैं, पेशे तिब से ताल्लुक़ रखते हैं। इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ, ना मैं कोई शायर हूँ, ना अदीब हूँ, ना मैं काफिया को जानता हूँ और ना रदीफ से कभी मिला हूँ। जिस आदमी का जिस कंपनी से ताल्लुक़ होता है वो उसी की बात करता है। आज मुझे अब आपकी गज़ल पे तबसरा करने का हुक्म आपने दिया है, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक नौजवान मेडिकल की तालिबा से बहुत प्यार करता था एक तरफा। एक बार उसे मौका मिला, उसने अपना एक लव लेटर उस तालिबा को दिया, दे के उसने कहा कि इसका जवाब जरूर देना। दूसरे रोज मेडिकल की वो तालिबा, हाँ वो जो उसने लिखा था, खून से लिखा था, अपने खून से लिखे कि ये साबित करने की कोशिश की थी कि मैं अपनी दिलो जान से आपको चाहता हूँ। दूसरे दिन वो तालिबा वो लेटर वापस करते हुए उसके सिर्फ इतना ही लिखी कि आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव। जो बंदा जिस फील्ड का होना है वो वही बात कर सकता है। मैं आपकी गज़ल पे तबसरा करने का लायक नहीं हूँ, लेकिन एक बात मुझे और चौंका देने वाली आज थी। अभी जाके मैं अपने सख्ते से निकला हूँ, जब आप इब्तिदा कर रहे थे अपने इब्तिदाइया में, आपने कहा कि आज के ऑफिशियल नाज़िम लेट हो गए। मैं हैरान रहा कि लेट कैसे, तो नौजवान नहीं हो गए तो ये तो जिंदा है। तो उन्होंने कहा कि आज के ऑफिशियल नाज़िम लेट हो गए हैं। तो समझ नहीं पाया, तो थोड़ी देर के लिए मैं पूछना भी चाह रहा था। अब तो गलत फहमी दूर हो गई। अब दूर हो गई है। फिर मैं आपसे ये अर्ज करूँ, और एक बात जो अभी आप हजरात की शायरी सुनने के बाद, मैं इसलिए क्योंकि महफिल का रुख मिजाज की तरफ था,
और हंसने का मूड बन चुका था, माहौल भी मायल हो चुका था। ये हजरात, अब आज जो हम उर्दू की बात करते हैं, उर्दू अब अपनी जाए पैदाइश से बहुत दूर दराज मुल्कों में फैल चुकी है। जहाँ पैदा हुई वहाँ वहीं पर नहीं है। आप जापान, सिंगापुर, थाईलैंड से लेके अमेरिका और यूरोप में उर्दू की नई बस्तियाँ आबाद हो गई, और बतौर ख़ास खलीजी ममालिक में उर्दू की ये शमा बहुत ही रोशन है, और इसको रोशन रखने में इन्हीं शोरा हजरात का की फिक्र का तेल है जो ये चिराग जला है। तो मैं ये कस्बे मार्च के सिलसिले में अपने मुल्कों से यहाँ आए हुए हैं। हिंदो पाक के बहुत सारे उर्दू के शोरा जो रोजगार की खातिर इस मुल्क को आए हैं, खलीजी ममालिक में सफ़र किए हैं, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ उर्दू के फ़रोग़ और उसकी तरक्की के लिए अपना भरपूर हिस्सा अदा कर रहे हैं। तो मैं लायक सताइश है ये लोग, और मैं दिल ये काबिल तहसीन भी है, लेकिन इनकी एक मज़लूमियत का जिक्र भी मैं करना चाहता हूँ। वो ये कि जो शोरा हज़रात होते हैं, बहुत सारे इनके मुक़र्रबीन इनसे कभी कभी नाराज़गी का इजहार भी करते हैं, जिसका इजहार उन्होंने कभी शायरी में भी किया। अभी के कुछ शेरों में मुझे नज़र भी आया। मुक़र्रबीन से जो वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ वो ये है कि एक शायर साहब की बेगम अपनी खातून सहेली से वो पूछ रही थी कि हमने सुना है कि मर्दों के मरने के बाद जन्नत में उन्हें हूरें मिलेंगी, और हमें क्या मिलेगा। वो खातून सहेली ने कहा कि यही अपने काबिल। फौरन ही शायर साहब की बेगम ने कहा कि झिझलाते हुए उसने कहा कि दफा करो, फिर मरने का फायदा क्या। तो ये शोरा हजरात को घर में बड़ा स्ट्रगल करते हैं, अदब के फरोग के लिए जो कोशिशें करते हैं, लेकिन इसकी एक वजह ये भी हो सकती है, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि किसी भी शायर की रोमानी शायरी, बड़ी माजरत के साथ मेरा साथ रोमानी शायरी में उन्होंने कभी अपनी बेगम को महवर नहीं बनाया। ये हमेशा बाहर इधर उधर के महवर नहीं बना, उन्हीं पे गजल कहते हैं, उन्हीं पे गजल कहते हैं। तो जाहिर है वो इस कदर नाराज है कि वो ऊपर भी आपके साथ रहने। बहरहाल ये चंद बातें थी महफिल को कायदार करने के लिए या आपको रिफ्रेश करने के लिए। सच्चाई ये है कि सलीम साहब और दीगर शोरा यहाँ बैठे हैं, और बहुत सारे रियाज में इनकी काविशों और इनकी कोशिशों को हम सराहना चाहिए, और उनकी पजीराई के लिए ज़ाहिर शायर चाहता यही है कि उसे वहबा मिले, और वहबा से ही उसका जो है उसके फ़न में निखार पैदा होता है और एक हिम्मत जमा होती है। ये पजीराई के लिए हम तैयार होना चाहिए। इत्तेफाक से आज ये मुख्तसर महफिल है, और मुख्तसर महफिल में मैं देख रहा हूँ कि बाज़ हज़रात की बहुत कसरत है यहाँ पर। हालांकि कलील महफिल है, लेकिन यहाँ अक्सरियत है बाज़ हज़रात की, तो ये खुश आइन अलामत है। और जहाँ हम दूसरे तफन्नुन तबाह के लिए दूसरी चीज़ों में वक्त निकालते हैं, वहीं अदब फनकार इनकी हौसला अफजाई के लिए अगर हम इनका ताउन करें, इनकी हौसला अफजाई करें, इनकी पजीराई करें, तो ये जो उर्दू का सूरज डूबने लगा है, ये जो है खटाटोप अंधेरे से फिर खुले आसमान में आ सकता है। और चूँकि आज हम सभी जानते हैं कि हम अब जो है अब्बा नहीं रहे, अबू नहीं रहे, मामू नहीं रहे, चाचा नहीं रहे, हम डैडी बन गए। हमारे बच्चे खुद हम उर्दू में नहीं बुलाते, अंकल बुलाते हैं, अब्बू के बजाय डैडी बुलाते हैं। तो ये माहौल को बदलने की ज़रूरत है, और इसकी जिम्मेदारी भी मैं चाहता हूँ कि शोरा की ज़ुबान में या उनके कलाम में वो तासीर होती है कि वो इनकलाब पैदा कर सकते हैं। जहाँ गुलो बुलबुल की शायरी आप लोग करते हैं, लब रुखसार की शायरी आप लोग करते हैं, वहीं अब ये वक्त का तकाजा है कि बच्चों की तरबियत के लिए ऐसे स्लोगन दीजिए, ऐसे अशार दीजिए
जो याद हो जाए एक इनकलाब उनमें पैदा हो। नौजवानों के लिए ऐसी शायरी कीजिए जो वो कौम, मिल्लत और अपने मजहब, कल्चर की हिफाजत के एक अमीन बन जाए। इकबाल ने कहा कि तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे कालीन है ईरानी, वो मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। जवानों को तनासानी से निकाल के उनको शाहीन बनाने के लिए अब आपकी शायरी की जरूरत है। अब लबर रुखसार की शायरी का वो दौर हो गया, अब जरूरत नहीं है। इस वक्त जो है व्हाट्सएप और इंटरनेट, इसका दौर, फेसबुक का दौर चल रहा है। पहले कभी कबूतर के साथ हम मोहब्बतनामा भिजाया करते थे, उस वक्त लबर रुखसार की शायरी चल सकती थी। आज जरूरत नहीं है। आप शोरा जो है इस पर मेहनत करें कि किस तरह हमारी नई नस्ल हमारे अक़दार, हमारे कल्चर की मुहाफिज बने और उसकी अमीन बने। हम अपनी ज़ुबान को उसमें मुंतकिल करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। और शोरा, क्योंकि शोरा ये दो राय नहीं हो सकती कि शायरी में वो दम है कि इनकलाब बर्पा कर सकती है, दिलों को महसूर कर सकती है और वो तासीर पैदा कर सकती है कि लोग अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। तो इस लिहाज से मैं हमेशा कहते आया हूँ कि शोरा पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है मौजूदा ज़माने में, ताकि समाज में फैले हुए ताफुन को दूर करे, गंदगी को दूर करे और आप ही के अशार से लोग जो है महसूस होकर उस पर अमल करने की तरफ मायल हो सके। तो ये मेरी चंद गुजारिशात थी, चाहे संजीदा समझिए या निज़ाम में समझिए, लेकिन इतना ज़रूर है जीने के लिए, इज्जत के साथ जीने के लिए ये इक़दार और ये रास्ते को अपनाना बहुत ज़रूरी है और इसकी बड़ी भारी जिम्मेदारी आप हज़रात पे आयद होती है। तो बहरहाल मैं फिर एक बार दिल की गहराइयों से सलीम बेग साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जो गज़ल की अभी कोशिश की है, सच्ची बात तो ये है कि आदमी अगर मरीज हो, आप लोग सारे पिछले हैं, तो उसे कड़वी दवा पिलाई जाती है। इसका यह मतलब नहीं होता कि कड़वी दवा पिलाने वाला या उसका दुश्मन है या उसको कमतर समझता है या उसके मज़े को ख़राब करता है। आपकी जो शायरी है वो शायरी को अगर एक फ्रेम में देख, ख्यालात बहुत अच्छे हैं, उसको निखार की ज़रूरत है, उसकी तज़ीम की ज़रूरत है उसको। और वो ज़रूरत मैं समझता हूँ यहाँ बहुत सारे हमारे उस्ताद शोरा भी हैं, उनसे अगर एक बार ली जाए तो आप एक आलमी दुनिया में अपना एक मुकाम, आप अपना झंडा ऊंचा कर सकते हैं। ये तज़ीम के लिए आप बिल्कुल, मैं बहुत माजरत खा हूँ, मैं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो सुना जाता है, जो कहा जाता है, जो समझ में आता है, उस पर मैं बहुत ही साफ दिली के साथ मैंने राय रखी है। लेकिन दूसरे शोरा हज़रात ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और एक दूसरे की इसमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मैं इस चीज़ का अमीन हूँ, बल्कि इस चीज़ का मुबल्लिग हूँ कि मैं हमेशा आज के ज़माने में, क्योंकि हालात इतने ख़राब है, तक़वे की मुझे ज़रूरत है, फतवे का काम चलाने का है। अगर कोई ऐसी चीज़ है कि भाई कोई चीज़ हराम है लेकिन आदमी अपनी मौत के कगार पर आ गया है, तो फतवा ये कहता है कि तुम्हारे लिए हलाल। 7 दिन से ज़्यादा, 10 दिन से ज़्यादा आपको खाना नहीं मिल रहा है, आप मरने के करीब है, तो फतवा ये कहता है कि आपको ये हराम चीज़ भी हलाल है, खा के ज़िंदगी बचाओ, लेकिन तक़वा इसकी इजाज़त नहीं देता। तो आज उर्दू सारी दुनिया में जहाँ जहाँ फैल भी रही है तो बहुत ही ज़वाल पजीर है, मरने की कगार पे है। मैंने जैसा कहा, हमारे घरों में उर्दू नहीं बोली जा रही है। तो इस वक्त अगर ऐसी बातें भी, ऐसी शायरी भी, ऐसी तहरीरें भी अगर आती है तो फतवे की तारीफ में आती है जायज़, ताकि जो है कायम रहे, दायम रहे उर्दू बोलने की लोगों। बस इन चंद ख्यालात के साथ फिर एक बार मैं दिल की गहराइयों से इस तरह की महफिल मुनक़िद करने के लिए सलीम साहब को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह शेर को हम मुकर्रर कहते हैं, दोबारा इरशाद कहते हैं, उसी तरह इसी महफिल का इनेकाद होना चाहिए, मुकर्रर दोबारा, ताकि हम सब मिल बैठें और ये सिलसिला जारी रहे।